कहते हैं इश्क अंधा होता है, इश्क न पूछे ज़ात। इश्क को रंग, नस्ल, मज़हब, अमारात, गुर्बत और ज़ात पात की फसीलों में कैद नहीं किया जा सकता। इश्क एक बहता दरिया है और जब दरिया में तुग़यानी आती है तो उसके आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। सब कुछ बह जाता है। मुझे भी इश्क हुआ और बेइंतहा हुआ और मैंने अपनी हस्ती को मिटा दिया। मेरा नाम नताशा है मगर मुझे मेरे निकनेम निशो के नाम से पुकारा जाता है। एक लोअर मिडिल क्लास घराने में आंख खोली। बचपन शरारते करते हंसते खेलते गुजरा। साथ साथ स्कूल जाना भी रहा। हमारे स्कूल की एक टीचर मैडम नाजिश शुरू दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो बच्चों से बहुत प्यार करती, शफकत से पेश आती और उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। तो यही वजह थी कि वो मेरी आइडियल थी। उन्हें देख देख कर मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी उस्तानी बनूं। तो अक्सर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के साथ उस्ताद शागिर्द का खेल खेलती। अब सचमुच की उस्तानी बनने के लिए पहले खुद पढ़ना बल्कि आला तालीम हासिल करना जरूरी था। तो अपने इस शौक की तकमील के लिए दिन रात मेहनत करती, खूब पढ़ती और तालीमी मराहिल कामयाबी से तय करती और बिल आखिर BA और B.Ed की डिग्री हासिल कर ली। टीचर बनना मेरा एक ख्वाब था तो मैंने अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए महकमा एजुकेशन में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और साथ साथ दुआएं भी मांगती। तो खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली और 1 साल बाद जब मुझे टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि आज मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई थी। जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला फौरन उसके अगले दिन मैंने ज्वाइन कर लिया और खुशकिस्मती से घर के करीब ही एक गर्ल्स मिडिल स्कूल में मेरी तैनाती हो गई। मैंने शौक, मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हर माह पूरी तनख्वाह अम्मी के हाथ पर रख देती, जिससे वो बहुत खुश होती। देखते ही देखते 4 साल का अरसा पलक झपकते गुजर गया और अब मेरी जॉब भी मुस्तकिल हो गई थी और माकूल तनख्वाह भी मिल रही थी। मैं ना तो बहुत हसीनो जमील खूबसूरत लड़की थी और ना ही बदसूरत। गंदुमी रंग, पुरकशिश नैन नक्शे, घने स्याह लंबे बाल और दरमियाने कद के साथ कबूल सूरत लड़की थी। हाँ, मेरी आंखें बड़ी थी और यही मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मेरा चचा जात कजन हुमायूं अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। वो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था। वो बहुत खूबसूरत गोरा चिट्टा लड़का था, ऊपर से खासा अमीर और दौलतमंद भी था। नित नए फैशन का महंगा लिबास पहनना उसका शौक था। वो अपनी कार में यूनिवर्सिटी जाता, मुझसे अक्सर हंसी मजाक और छेड़छाड़ करता रहता और अक्सर जो मायने जुमले भी बोल देता। वो मुझे नताशा के बजाय फिल्म स्टार निशो कहता और छिछोरी हरकतें करता। मैं उसकी किसी बात का जवाब न देती। वो हर दफा मुझे आई लव यू भी बोलता मगर मैं खामोश रहती। उससे अपने खूबसूरत और अमीर होने पर बहुत घमंड था। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बावसूख जराये से इल्म हुआ कि उसकी बेशुमार लड़कियों से दोस्तियां और अफेयर चल रहे हैं। वो मुझसे पार्ट टाइम इश्क लड़ाने के चक्कर में था, बल्कि इश्क क्या, वो मेरे साथ बहुत गहरे ताल्लुकात कायम करना चाहता था। वो जब भी घर आता तो मैं इसके सामने नहीं जाती थी, उसे नजरअंदाज करती थी। मेरी बेहिसी और सर्द रवैयों को देखकर वो खुद ही पीछे हट गया। मैं मिडिल क्लास की बच्चियों को बहुत मेहनत, शौक और लगन से पढ़ाती थी, जिसकी वजह से हर साल मिडिल का रिजल्ट 100% और शानदार आता, जिस पर महकमे ने मुझे बहुत सराहा। फिर मेरा ग्रेड बढ़ाकर कुछ इंतजामी अमूर की बिना पर मुझे एक हाई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया जिसका रिजल्ट हर साल बहुत खराब आता था। इस स्कूल की कारकर्दगी बढ़ाने और अच्छे रिजल्ट के लिए मुझे वहां ट्रांसफर किया गया था। ये बात तो मेरे ऑनर में थी, मगर वो हाई स्कूल हमारे शहर से 25 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े कस्बे में था। अब मेरे लिए परेशानी बन गई थी कि रोजाना वहां आना जाना था। मगर चूंकि मुझे हस्बे मंशा टीचर की जॉब मिली थी, दूसरा मुझे तरक्की देकर स्कूल के रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए ट्रांसफर किया गया था, तो मैंने खुशी खुशी अल्लाह का नाम लेकर नए हाई स्कूल में ज्वाइन कर लिया। वो चूंकि एक मज़ाफ़ाती इलाका था तो इसीलिए वहाँ ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं जाती थी। कुछ मखसूस टाइम में चंद बसें वहाँ आती जाती थीं। सफर तो ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट का था, मगर चूंकि लोकल रूट था, हर स्टाफ की सवारियां इसमें सवार होती थीं, तो घंटा लग जाता था। गो के बस स्टॉप हमारे घर के बिल्कुल करीब था और बसें यहीं से होकर गुजरती थी, मगर बस लारी अड्डे से ही फुल होकर निकलती थी तो सीट नहीं मिलती थी। लारी अड्डा काफी फासले पर था। बस सुबह 7 बजे लारी अड्डे से चलती थी तो मजबूरन मुझे किसी टांगे या रक्शे पर बैठकर पहले लारी अड्डे पहुंचना पड़ता ताकि सीट मिल सके, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते थे। खैर, मैंने रोजाना आना जाना शुरू कर दिया। जिस बस के जरिए मैं जाती थी वो एक अच्छी हालत की साफ सुथरी बस थी। बस में बहुत रश होता था, सारी सीटें फुल होती और अक्सर सवारियां खड़े होकर सफर करती। इस बस का कंडक्टर, जिसका असल नाम तो बिलाल था मगर इसे बिल्लू के नाम से पुकारा जाता था, वो 27 या 28 साल की उम्र का वाजबी सी शक्ल सूरत और सांवले रंग का लड़का था।
सिर्फ 5 जमातें पास था और गुज़िश्ता 10 साल से कंडक्टरी कर रहा था। दूसरे कंडक्टरों की तरह वो भी थोड़ा उखड़ मिजाज, ज़बान का तेज और होशियार बंदा था। मगर इसकी एक ये खूबी थी कि वो लेडीज सवारियों के साथ तमीज से बात करता था, मगर खास तौर पर मेरे साथ बहुत ही शाइस्तगी, इखलाक और सुलझे अंदाज से बात करता। मुझे इस रूट पर जाते हुए 2 माह हो गए थे। बिल्लू का नाम तो मुझे शुरू दिन से मालूम हो गया था, मगर इन 2 माह में हमारी थोड़ी बहुत शनासाई हो गई थी, क्योंकि मैं रोजाना जाने वाली पक्की सवारी थी। मेरी वापसी दोपहर 2 बजे होती थी और मैं बहुत खज्जल ख्वार होती। हमारा स्कूल मेन रोड पर वाक़या था और इस कस्बे का लारी अड्डा सबसे आखिर में बहुत दूर था, तो मैं अपने स्कूल के मेन गेट के आगे खड़ी हो जाती और जब बस आती तो सवार हो जाती। अक्सर मुझे सीट न मिलती थी तो अक्सर खड़े होकर या टूल बॉक्स पर बैठकर सफर करना पड़ता। बिल्लू को मेरे बारे में मालूम हो गया था कि मैं टीचर हूँ, तो इसी नाते से वो मेरी बहुत इज्जत करता था। एक दिन बिल्लू ने मुझसे कहा कि मैडम निशो, आप अपने स्टॉप पर खड़ी हो जाया करें और लारी अड्डे न आया करें, मैं आपके लिए सीट रख कर ले आया करूंगा। चनाचे इस तरह सहूलत के साथ खासी बचत होने लग गई। अब वो बस में चलते फिरते कोई एक आध बात भी मुझसे कर लेता। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैडम मेरी छोटी बहन 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहती है, तो वो कोर्स और सब्जेक्ट के सिलसिले में आपसे कुछ रहनुमाई और मशवरा करना चाहती है, तो अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें, वो शाम को आपसे कॉल पर बात कर लेगी। मैं बिल्लू की ममनून थी कि वो रोजाना मेरे लिए सिंगल सीट लेकर आता और दूसरा वो किराए में भी रियायत करता था, तो मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे अपना नंबर दे दिया। इसी दिन शाम को इसकी बहन की कॉल आ गई। उसने मैट्रिक में दाखिले वगैरह के लिए मशवरा लिया और जरूरी बातें की। इसके बाद बिल्लू ने मेरा शुक्रिया अदा किया। ये इसका अपना जाती नंबर था जो मैंने सेव कर लिया। कुछ दिन गुजरे तो मुझे सख्त बुखार और फ्लू ने आन घेरा। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल से 3 दिन की छुट्टी फोन पे ले ली थी, तो मुझे ख्याल आया कि बिल्लू मेरे लिए सीट रख कर लाता है, तो इसे भी बता दूं कि 3 दिन की छुट्टी ली है ताकि वो परेशान ना हो। चनाचा मैंने इसे कॉल करके अपनी बीमारी का बता दिया। अगले 3 दिन वो फोन पर मेरी खैरियत का पूछता रहा। जब मैं सेहतयाब हो गई तो फिर से आना जाना शुरू कर दिया। अब मुझे बिल्लू की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नजर आती। अब शाम को या दोपहर में मुख्तलिफ हीलों बहानों से मुझे कॉल करता, हाल चाल पूछता और इधर उधर की बातें करता। आहिस्ता आहिस्ता बिल्लू मुझे भी अच्छा लगने लगा। दौरान सफर बस में वो मुझसे कोई बात न करता, अनजान बना रहता ताकि कोई शक न करे, मगर जब कॉल करता तो खूब बातें करता। अब मुझे भी इसकी कॉल का इंतजार रहता। जिस दिन इसकी कॉल ना आती तो मैं बेचैन हो जाती। अब बिल्लू मुझसे किराया भी नहीं लेता था। बिल्लू ने मेरी सहूलत के लिए वापस घर आने के लिए ये बंदोबस्त किया कि 2 बजे लारी अड्डे से जो बस निकलती थी उसके कंडक्टर को कह दिया था कि वो मेरे लिए सीट खाली रख कर ले आया करे, तो इस तरह मुझे बहुत आसानी हो गई। गो के बिल्लू पढ़ा लिखा नहीं था, मगर एक तो इसका किरदार साफ सुथरा था। मेरे साथ सलीके से और इज्जत से बात करता, तो उसने अपने अच्छे एतवार से मुझे अपना गर्विदा बना लिया। मैं अक्सर अपनी कजन हुमायूं के साथ बिल्लू का मवाजना करती, तो दोनों के दरमियान मुझे जमीन आसमान का फर्क महसूस होता। हुमायूं दौलतमंद और पढ़ा लिखा होने के बावजूद बदतमीज और घमंडी बद अखलाक था। वो छिछोरी हरकतें करता और किसी को खातिर में न लाता था, जबकि इसके बरक्स बिल्लू अनपढ़ और गरीब कंडक्टर था, मगर मेरे साथ तमीज और इज्जत से बात करता, कभी कोई गलत हरकत और बात नहीं करता था। यही वजह थी कि मैं इसे पसंद करने लग गई। एक दिन कॉल पर उसने भी डरते डरते अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। हमारी ये पसंदीदगी बहुत जल्द प्यार में बदल गई। फिर रफ्ता रफ्ता ये प्यार चाहत में और चाहत इश्क में बदल गई। बिल्लू मेरा प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करता कि एक आला तालीम याफ्ता टीचर उससे प्यार करती है। उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं था। उसे हर हाल में मेरी इज्जत प्यारी थी। स्कूल में हम सब टीचर्स ने कमेटी डाली हुई थी जिसकी मालियत 60,000 रुपए थी। तनख्वाह मिलने पर मैं कमेटी इकट्ठी करती। हमने पहले दिन से ही पर्चियां डालकर तरतीब बना ली थी कि कौन सी कमेटी किसको मिलेगी। इस माह जिस टीचर को कमेटी मिलनी थी उसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी, तो उसे हर हाल में उसकी शादी से पहले पहल कमेटी अदा करनी थी। जब सारी कमेटियां इकट्ठी हो गईं और अगले दिन इस टीचर को पेमेंट करनी थी, तो हुआ यूं कि हमारे घर चोरी हो गई। कमेटी के पैसे भी चोर ले उड़े। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या बनेगा। किसी को यकीन नहीं आएगा, सब बातें करेंगे कि मैडम निशो ने 60,000 रुपए खुर्द बुर्द कर लिए हैं, अब पैसे चोरी होने का ड्रामा कर रही है। इस तरह मेरी नेक नामी के साथ मेरी साख भी खराब हो जाती। अम्मी अब्बू भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, किस तरह रकम का बंदोबस्त होगा। इसी दौरान बिल्लू की कॉल्स आती रहीं, मगर मैं परेशानी की वजह से उसकी कॉल अटेंड न कर सकी। अब्बू ने कॉल करके हुमायूं से 60,000 रुपए बतौर कर्ज मांगे, तो उसने टका सा जवाब दे दिया। इस परेशानी के आलम में रात हो गई। उधर बिल्लू परेशान था कि मैं इसकी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही। रात 10 बजे उसकी कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली। उसके पूछने पर सारी बात बता दी। उसने मुझे हौसला और तसल्ली दी कि वो कल रात तक 60,000 रुपए का बंदोबस्त हर सूरत में कर देगा। मैं परेशान न हो और सुकून से सो जाऊं।
अगले दिन मैंने स्कूल में टीचर से झूठ बोला कि 3-4 घरों से कमेटियां नहीं आई, आज शाम तक इकट्ठी हो जाएंगी तो सुबह पूरी कमेटी की रकम ले आऊंगी। इसी दिन रात को बिल्लू ने कॉल पर बताया कि उसने 60,000 का बंदोबस्त कर लिया है, वो सुबह मुझे बस में पैसे दे देगा। चनाचे अगले रोज उसने हस्बे वादा मुझे 60,000 रुपए चुपके से पकड़ा दिए। इस तरह मेरी इज्जत रह गई। अब बिल्लू मेरा मोहसिन था तो मैं दिलो जान से इस पर फिदा हो गई। हमारा इश्क दिन ब दिन परवान चढ़ने लगा। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। मैं बिला नागा स्कूल जाती और सिर्फ बिल्लू की खातिर जाती, क्योंकि वो अब मेरा महबूब था। इतवार को छुट्टी होती और ये दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरता। कुछ अरसे के बाद जब मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे लौटाने चाहे तो बिल्लू ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे मालूम था कि वो बहुत गरीब है। पता नहीं इसने किस तरह एक दिन में इतनी रकम का इंतजाम किया था। मैंने बहुत इसरार किया, उसकी मिन्नत की कि अपने पैसे वापस ले लो, मगर उसकी एक ही जिद थी कि निशो ये रकम तुम्हारी जूतियों पर कुर्बान, तुम मेरा इश्क हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं पूरी जिंदगी तुमसे पैसे नहीं लूंगा। फिर उसने मुझे अपने प्यार की कसम दी कि पैसे वापस करने तो दूर की बात, अब पूरी जिंदगी इनका जिक्र भी नहीं करना। मजबूरन मुझे उसकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर माही बेआब की तरह तड़पते। बिल्लू का घर इसी कस्बे में था जहाँ मैं रोजाना पढ़ाने जाती थी। बिल्लू का बाप फौत हो चुका था। उसकी एक छोटी बहन नुसरत जो कि मैट्रिक में पढ़ रही थी, जिसने फोन पर मुझसे बात की थी। नुसरत से छोटा जमाल था जो 7वीं में पढ़ रहा था। घर का वाहिद कफील बिल्लू था। उनका छोटा सा घर था। मैं एक बार उनके घर जा चुकी थी। बिल्लू की बहन नुसरत ने बड़े चाव और इसरार से मुझे बुलाया था। जब मैं गई तो उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की और आओ भगत की। अब बिल्लू का इसरार था कि जल्द शादी कर लें। मेरा भी यही दिल था। चनाचे मैंने बिल्लू से कहा कि अपनी अम्मी को रिश्ता मांगने हमारे घर भेजो। तो इतवार को उसकी अम्मी और उसकी बहन मेरा रिश्ता मांगने आई। अम्मी अब्बू को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरा और बिल्लू का कोई जोड़ नहीं था। मैं एक आला तालीम याफ्ता सरकारी टीचर और बिल्लू एक गरीब अनपढ़ बस कंडक्टर। अम्मी अब्बू ने इनकार तो नहीं किया, मगर सोचने के लिए टाइम ले लिया। वो इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। इनका मौक़िफ़ अपनी जगह पर 100% दुरुस्त था, मगर मैं अपने इश्क के हाथों मजबूर थी। मैंने भी जिद लगा ली कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ बिल्लू से, वरना किसी से नहीं करूंगी। पूरा 1 महीना घर में ये कश्मकश चलती रही। आखिरकार मेरी जिद के आगे अम्मी अब्बू मजबूर हो गए और उन्होंने बादल नख्वास्ता रिश्ता मंजूर कर लिया। उन्हें ये खतरा नजर आ रहा था कि मैं चोरी छुपे इससे शादी न कर लूं, इस तरह बहुत बदनामी होगी। बिल्लू के इश्क का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। हाँ, अगर अम्मी अब्बू ना मानते तो मैंने वाकई बिल्लू के साथ कोर्ट मैरिज कर लेनी थी। मैंने उसी वक्त कॉल करके बिल्लू को खुशखबरी सुना दी, जिसे सुनकर वो भी खुशी से दीवाना हो गया। अलगर्ज हमारी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अम्मी अब्बू इस रिश्ते से नाखुश थे और बेदिली से शादी की तैयारियां कर रहे थे। जिसने भी इस रिश्ते के बारे में सुना, हैरत से मुंह में उंगलियां दबा ली। हर कोई ये कह रहा था कि निशो की अकल घास सरने गई है। निशो ने पढ़ लिख कर गंवा दिया। हुमायूं को जब इस रिश्ते का पता चला तो मेरा सबसे ज्यादा तमस्खुर उसने उड़ाया और मुझे लेडी कंडक्टर का खिताब दिया, और साथ ही ये भी कहता, उस्तानी जी, तुम्हें प्यार करने के लिए एक अनपढ़ गंवार कंडक्टर ही मिला। अलगर्ज इस तरह की बहुत बातें मुझे सुनाई देती रही और मैंने किसी की परवाह न की। और फिर वो दिन आन पहुंचा जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था। मैं मिस नताशा से नताशा बिलाल बनकर अपने महबूब, अपने पिया के देश सधार गई। मैं दुल्हन बनी बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मुझ पर बहुत रूप चढ़ा था। सब बिलाल की किस्मत पर रश कर रहे थे, जिसे इंतहाई खूबसूरत पढ़ी लिखी सरकारी टीचर मिल गई थी। आज हमारी शादी की पहली रात थी। हम दोनों खुशी से निहाल थे कि हमने एक दूसरे को पा लिया। बिलाल ने मुझे छोटा सा सोने का लॉकेट पहली रात तोहफे में दिया, जबकि मैंने ऐसी कीमती राडो घड़ी और चांदी की अंगूठी जिस पर छोटा सा NB नताशा बिलाल को निंदा करवाया था तोहफे में दी। मुझे बिलाल के घर और खानदान में बहुत इज्जत और पजीराई मिली। बिलाल की बहन नुसरत और छोटा भाई जमाल मुझे भाभी के बजाय बाजी कहते। बिलाल की अम्मी यानी मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती। बेटी बेटी कहते उनकी जबान न थकती। शादी के बाद हमने लाहौर और इस्लामाबाद की सैर की। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई तो मैंने ड्यूटी के लिए स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरा रोजाना का बस सफर खत्म हो चुका था। बिलाल ने मुझे रक्षा लगवा दिया था, जो मुझे सुबह स्कूल छोड़ देता और दोपहर को वापस घर पहुंचा देता। भले बिलाल एक सादा, गरीब और अनपढ़ बस कंडक्टर था, मगर हकीकत में वो बहुत अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था। वो मेरी हर बात अच्छे बच्चों की तरह मानता। मुझे नहीं याद कि उसने कभी मेरी कोई बात रद्द की हो। बिलाल में एक खराबी थी, वो ये कि वो नस्वार खाता और सिगरेट पीता था। उसकी ये आदतें मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। मैं बेड पर बैठी होती तो अक्सर बिलाल मेरी गोद में अपना सर रखकर मेरी तरफ देखता रहता और मैं
उसकी तरफ देखती रहती। आज भी हम एक दूसरे को इसी तरह प्यार से देख रहे थे तो मैंने बिलाल को मुखातिब किया तो वो बड़े मौदमाना अंदाज से बोला, जी मलका आलिया, हुक्म, गुलाम हाजिर है। तो मैंने बड़े प्यार से कहा, बिल्लू जानी, निस्वार खाना और सिगरेट पीना छोड़ दो। मेरी जिंद जानी, मेरी रानी, मेरी मलका आलिया, मेरी क्या मजाल जो हुक्म से सरताबी कर लूं। आज से दोनों का खाना पीना बंद। और फिर वाकई उसने दोनों छोड़ दी। बिल्लू मुझसे एक पाई नहीं लेता था। मैं अपनी पूरी तनख्वाह लाकर उसके हाथ पर रखती, मगर वो कहता, निशो जानी, ये तुम्हारी कमाई है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तो मैं कहती, बिल्लू जी, मैं तुम्हारी हूँ और मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो ये तनख्वाह भी तुम्हारी है, मगर वो ना लेता। इस तरह हर माँ हमारी तकरार होती तो मुझे हार मानना पड़ती। बिल्लू की अम्मी ने मुझे सगी माँ की तरह प्यार किया। नुसरत और जमाल भी मुझे अपनी भाभी के बजाय सगी बड़ी बहन समझते। सच पूछिए तो घर जन्नत का नमूना था। हर तरफ प्यार, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम था। घर पुराना खस्ता हाल था तो मैंने अपनी तनख्वाह से पैसे जोड़कर घर को अस्सरे नौ तामीर करवा दिया, रंगो रोगन करवाया। तो इस मौके पर मैंने बिल्लू की एक ना सुनी और उसके मना करने के बावजूद घर का काम करवा दिया। आने वाले 12 सालों में अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा। 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। बिल्लू ने मेरे कहने पर 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। रमजानुल मुबारक के पूरे रोजे रखता, कुरान पाक की तिलावत करता। इसके मिजाज से उखड़पन भी खत्म हो गया और ये सब इश्क की ताकत से हुआ। इश्क वाकई बहुत बड़ी ताकत है। हमारी जिंदगी में प्यार के साथ साथ बहुत सुकून था। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, मगर बिल्लू में एक बहुत बड़ा एहसास महरूमी पैदा हो गया था। वो ये चाहता था कि इसकी अपनी एक बस हो और वो बस खुद चलाया करे। अब जाहिर है अपनी बस खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, जो कि सरदस्त हमारे पास नहीं थे। बिल्लू इसी सोच में अक्सर उदास रहने लगा तो मैंने इसे मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं, कमेटियां डालकर कुछ रकम जमा कर लेते हैं, तो इससे तुम एक सेकंड हैंड वैगन खरीद लो और खुद चलानी शुरू कर दो। पहले तो वो नहीं माना। जब मैंने अपनी कसम दी तो मान गया। मैंने अपनी पूरी तनख्वाह की कमेटी डाल ली तो इस तरह 5 लाख रुपए जमा हो गए। एक बहुत अच्छी हालत की वैगन 8 लाख रुपए में मिल गई। बाकी की रकम की माहवार किस्तें मुकर्रर हो गई तो बिल्लू ने अल्लाह का नाम लेकर खुद वैगन चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आमदनी बहुत बढ़ गई। बिल्लू किस्त की रकम अदा करके बाकी सारे पैसे मेरे हाथ पे रख देता, जिन्हें मैं किफायत शुआरी से खर्च करती। अगले 2 सालों में वैगन की सारी किस्तें अदा हो गईं। अब प्रोग्राम ये बना कि फिर कमेटियां डाली जाएं और मजीद रकम जमा की जाए और वैगन बेचकर बिल्लू बस खरीद ले। चनाचे इस मकसद के लिए मुश्तरका कमेटियां डाल दी गई, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बिल्लू ने लारी अड्डे में सर्विस करवाने के लिए वैगन सर्विस स्टेशन पे खड़ी की और वैगन के कुछ पार्ट्स खरीदने स्पेयर पार्ट्स की दुकान की तरफ जा रहा था तो सड़क क्रॉस करते हुए एक तेज रफ्तार बस के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब बिल्लू की लाश घर आई तो मुझ पर गशी के दौरे पड़ने लगे। मुझे अपना कोई होश न रहा। मैं सदमे से पागल हो गई। मेरे अजीज अजान, मेरे इश्क, मेरे मिजाजी खुदा को मनो मिट्टी तले नीचे दफन कर दिया गया। मुझे संभलने में पूरा 1 साल लग गया। मैं जब बेवा हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 38 साल थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला। अपने 5 बच्चों की खातिर जो मेरे और बिल्लू के प्यार की निशानियां हैं। बिल्लू की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। नुसरत की शादी कर दी। जमाल को जब यहाँ रोजगार न मिला तो बैरूने मुल्क कमाने के लिए चला गया। मैंने वैगन के लिए ड्राइवर रख लिया जो बड़ी तंदही और ईमानदारी से वैगन चलाता था और एक माकूल रकम हर माह मुझे देता। मैं दिलो जान से बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। उन्हें माँ और बाप का प्यार देती हूँ और किसी चीज की कमी नहीं आने देती। हाँ, मगर मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा खला और कमी है तो वो सिर्फ बिल्लू की है। मेरी रातें सूनी हो गई हैं। रातों की तन्हाइयां डसती हैं, मगर मुझे अपने इर्द गिर्द बिल्लू के मौजूद होने का एहसास होता है। यूं लगता है वो मेरे पास ही है। मैं ख्यालों में से ढेरों बातें करती हूँ। मुझे अकेले बातें करते देखकर बच्चे जेरे लब बड़बड़ाते रहते हैं, मगर इन्हें क्या मालूम मैं तो अपने बिल्लू से बातें करती हूँ। ये बिल्लू का इश्क ही तो है जिसने मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है।